पार्ट एक ऐसी नोटबुक जो अपने मालिक को मौत के देवता जैसी ताकत दे देती है। एक रहस्यमय नोटबुक जिसमें जिस इंसान का नाम लिखो वो मारा जाता है। ये नोटबुक एक होशियार लड़के लाइट टर्नर के हाथ लगती है। वो दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी इस मुहिम की खबर जल्द ही पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब उसे रोकने के लिए मैदान में उतरता है दुनिया का सबसे जीनियस डिटेक्टिव एल, और यहीं से शुरू होती है दिमाग बनाम दिमाग की ऐसी जंग जिसमें एक छोटी सी गलती किसी की भी मौत की वजह बन सकती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे डेथ नोट 2017 की पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिएटल शहर से, जहां लाइट टर्नर नाम का एक हाई स्कूल स्टूडेंट रहता है। देखने में वो बिल्कुल आम लड़का है, लेकिन उसका दिमाग क्लास के बाकी बच्चों से कई गुना तेज है। अपनी इसी तेज बुद्धि का फायदा उठाकर वो दूसरे स्टूडेंट्स की परीक्षा में मदद करता है और बदले में उनसे पैसे भी कमाता है। एक दिन लाइट स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड के पास बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी अचानक मौसम बदल जाता है, तेज हवाएं चलती है, बादल गरजने लगते हैं और तभी आसमान से एक काली नोटबुक उड़ती हुई सीधे उसके पैरों के पास आकर गिरती है। उस नोटबुक के कवर पर बड़े अक्षरों में सिर्फ एक ही नाम लिखा होता है, डेथ नोट। लाइट पहले तो इसे किसी का मजाक समझता है, लेकिन जिज्ञासा में वो नोटबुक उठा लेता है। इससे पहले कि वो इसे खोलकर देख पाता, तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो भागकर स्कूल की बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसकी नजर स्कूल के सबसे बड़े बदमाश केनी डॉयल पर पड़ती है, जो हमेशा की तरह एक कमजोर स्टूडेंट को परेशान कर रहा होता है। लाइट पहले तो उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर मिया पर पड़ती है, जिसे वो पसंद करता है। मिया उस लड़के को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब केनी उसे भी धमकाने लगता है। ये देखकर लाइट से रहा नहीं जाता। वो आगे बढ़कर केनी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उसने नाबालिग स्टूडेंट पर हाथ उठाया तो उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन केनी को किसी बात की परवाह नहीं होती। वो बिना कुछ सोचे लाइट के चेहरे पर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि लाइट वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो स्कूल की इंफर्मरी में होता है। इलाज के बाद उसे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। लाइट सोचता है कि अब केनी को उसकी हरकत की सजा मिलेगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उसके बैग से दूसरे छात्रों की परीक्षा की कॉपियां और चीटिंग से जुड़े सबूत मिले हैं। लाइट अपने चेहरे पर पड़े चोट के निशान दिखाकर केनी की शिकायत करता है, लेकिन प्रिंसिपल बताते हैं कि मिया ने बयान दिया है कि लाइट किसी लोहे के खंभे से टकरा गया था, यानी केनी पूरी तरह बच चुका था। आखिरकार लाइट को सजा के तौर पर डिटेंशन दे दिया जाता है। स्कूल की छुट्टी के बाद टीचर उसे क्लासरूम में अकेला छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है। अब पहली बार लाइट के पास वो रहस्यमयी नोटबुक आराम से देखने का मौका होता है। वो धीरे धीरे उसके पन्ने पलटना शुरू करता है। शुरुआत के कुछ पन्नों पर कई अजीब नियम लिखे होते हैं। सबसे पहला नियम पढ़कर ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा होता है, जिस इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा उसकी मौत निश्चित है। लाइट इसे पढ़कर हंस देता है और इसे किसी की घटिया प्रैंक बुक समझता है। तभी अचानक क्लास के स्टोर रूम से सैकड़ों कंचों के गिरने जैसी तेज आवाज आती है। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। लाइट डरते डरते आवाज की तरफ बढ़ता है और पूछता है, वहाँ कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो धीरे धीरे स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है। अंदर खूब अंधेरा होता है और उसी अंधेरे के बीच उसे एक बेहद डरावनी, लंबी और अजीब सी परछाई दिखाई देती है। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा बिल्कुल नहीं होता। बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले दांत और चेहरे पर ऐसी खतरनाक मुस्कान। उस डरावनी जीव को देखते ही लाइट की चीख निकल जाती है। वो पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगले ही पल कमरे की मेज कुर्सियां हवा में उड़ने लगती है, किताबें इधर उधर फेंकी जाने लगती है। पूरा कमरा मानो किसी भूतिया तूफान की चपेट में आ गया हो। डर के मारे लाइट टीचर की मेज के नीचे छिप जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो मेज भी अपने आप कमरे में घिसटने लगती है। अब लाइट के पास छिपने की भी कोई जगह नहीं बचती। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, हवा रुक जाती है, सामान जमीन पर गिर जाता है और वो रहस्यमयी जीव धीरे धीरे लाइट के सामने आता है। फिर एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, डरो मत, मेरा नाम रयूक है और मैं एक शिनिगामी हूँ, यानी मौत का देवता। इतना सुनते ही लाइट पूरी तरह सन्न रह जाता है। आगे क्या सच में ये नोटबुक लोगों को मार सकती है, या ये सब सिर्फ एक डरावना भ्रम है? पार्ट 2। रयूक की बात सुनकर लाइट को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। कुछ ही सेकंड बाद बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। लाइट खिड़की से झांक कर देखता है तो केनी फिर से एक स्टूडेंट को परेशान कर रहा होता है। रयूक मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि नोटबुक नकली है तो आजमा कर देख लो। लाइट पहले मना कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में केनी का चेहरा घूमने लगता है। उसने न जाने कितने बच्चों की जिंदगी खराब की थी और आज भी वही कर रहा था। कुछ पल सोचने के बाद लाइट नोटबुक खोलता है। उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे केनी का पूरा नाम लिखता है और मौत का तरीका भी लिख देता है। नाम लिखते ही उसे खुद पर हंसी आने लगती है। अगर ये सच में काम कर गई तो दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन अगले ही पल बाहर अचानक अफरातफरी मच जाती है। सड़क पर एक कार अचानक अपना संतुलन खो देती है। उसे बचाने के चक्कर में एक पिकअप ट्रक फुटपाथ पर चढ़ जाता है। ट्रक की छत पर बंधी बड़ी लोहे की सीढ़ी जोर से उछलती है और सीधा केनी के सिर पर आग गिरती है। एक ही झटके में उसकी मौके पर मौत हो जाती है। पूरा स्कूल चीखने लगता है। लाइट के हाथ से नोटबुक लगभग गिर जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि मौत का फरमान है। रयूक जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, देखा, अब समझ आया कि मैंने ये नोटबुक इंसानों की दुनिया में क्यों फेंकी। फिर वो बताता है कि इंसानों को इतनी ताकत मिलने के बाद वे क्या क्या करते हैं। यही देखना उसे सबसे ज्यादा मजेदार लगता है। इतना कहकर रयूक गायब हो जाता है। शाम को लाइट घर पहुंचता है। उसके पिता जेम्स टर्नर, जो पुलिस डिटेक्टिव है,
उससे पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ था। बातों बातों में दोनों की बातचीत लाइट की मां पर आ जाती है। कुछ साल पहले एक आदमी ने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी और उसी की वजह से लाइट की मां की मौत हो गई थी। लेकिन सबूतों की कमी की वजह से वो अपराधी आराम से छूट गया। यही बात आज भी लाइट के दिल में चुभती रहती है। गुस्से में वो अपने कमरे में चला जाता है। वहां पहुंचते ही वो फिर डेथ नोट के नियम पढ़ने लगता है। तभी अचानक रयुग फिर उसके कमरे में दिखाई देता है। लाइट उससे पूछता है कि क्या इस नोटबुक से किसी इंसान को अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल भी किया जा सकता है। रयुग बताता है कि अगर मौत का तरीका विस्तार से लिखा जाए तो मरने वाला इंसान अपनी मौत से पहले लगभग 48 घंटे तक वही करेगा जो नोटबुक में लिखा होगा, बशर्ते वो काम इंसान के लिए संभव हो। बस यही बात लाइट के दिमाग में बैठ जाती है। वो तुरंत अखबार निकालता है और उस आदमी की खबर ढूंढता है जिसने उसकी मां को मारा था। इस बार वो सिर्फ उसका नाम नहीं लिखता बल्कि पूरी घटना लिखता है कि वो एक रेस्टोरेंट में जाएगा, वहां एक वेटर उससे टकराएगा और उसके हाथ का चाकू सीधे उसी आदमी के शरीर में घुस जाएगा। अगले दिन सुबह टीवी पर बिल्कुल वही खबर चल रही होती है। सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसा लाइट ने लिखा था। अब उसके सारे शक खत्म हो चुके थे। उसे समझ आ चुका था कि उसके हाथ ऐसी ताकत लग चुकी है जिससे वो किसी भी अपराधी को सजा दे सकता है। उधर स्कूल में लाइट की एक क्लासमेट मिया नोटिस करती है कि लाइट इन दिनों कुछ अलग व्यवहार कर रहा है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा है। पहले तो लाइट बात छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही करता है। वो मिया को डेथ नोट के बारे में सब कुछ बता देता है और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला था। क्या मिया इस राज को अपने तक रखेगी या यही भरोसा लाइट की सबसे बड़ी भूल साबित होगा? पहले तो मिया लाइट की एक भी बात पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि लाइट उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। आखिर भला एक नोटबुक में किसी का नाम लिखने से कोई कैसे मर सकता है? लेकिन लाइट जानता था कि बिना सबूत के वो मिया को कभी विश्वास नहीं दिला पाएगा। वो अपना फोन निकालता है और इंटरनेट पर एक लाइव न्यूज देखने लगता है। टीवी पर एक हथियारबंद अपराधी पुलिस से घिरा हुआ होता है और लोगों को बंधक बनाकर खड़ा रहता है। लाइट डेथ नोट खोलता है और उस अपराधी का नाम लिख देता है, लेकिन इस बार सिर्फ मौत नहीं लिखता बल्कि पूरी घटना लिखता है। वो आदमी दुकान से बाहर निकलेगा, सबके सामने मिलिट्री सल्यूट करेगा और ठीक उसके बाद पुलिस की गाड़ी से कुचल कर मर जाएगा। मिया ये सब देखकर हंसने लगती है। उसे पूरा भरोसा था कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल टीवी पर वही अपराधी अचानक मुस्कुराते हुए बाहर आता है। बिना किसी वजह के पुलिस की तरफ देखकर मिलिट्री सल्यूट करता है और कुछ सेकंड बाद तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। एक ही झटके में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मिया की हंसी गायब हो जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि लाइट झूठ नहीं बोल रहा था। डरने की बजाय मिया की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो कहती है, अगर हमारे पास ऐसी ताकत है तो हम दुनिया बदल सकते हैं। यहीं से दोनों मिलकर दुनिया भर के अपराधियों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। रोज अखबार, रोज टीवी, रोज इंटरनेट, जहां भी किसी बड़े अपराधी की खबर आती उसका नाम डेथ नोट में लिखा जाता और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती। कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये मौतें कैसे हो रही है। लोग इस रहस्यमयी कातिल को भगवान का अवतार मानने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि अब अपराधियों को उनके पापों की सजा मिल रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सबसे खतरनाक सीरियल किलर बताते हैं। तभी मिया एक नया आइडिया देती है। वो कहती है कि अगर पुलिस को गुमराह करना है तो इस रहस्यमयी कातिल का नाम जापानी रखा जाए। यहीं से दोनों उसे नाम देते हैं, किरा। अब पूरी दुनिया उसी नाम से इस रहस्यमयी इंसान को पहचानने लगती है। लेकिन जैसे जैसे किरा का नाम मशहूर होता है वैसे वैसे पुलिस पर दबाव भी बढ़ने लगता है। आखिरकार इंटरपोल फैसला करती है कि अब इस केस को सिर्फ एक इंसान ही सुलझा सकता है और वो है दुनिया का सबसे महान जासूस एल। उधर लाइट के पिता जेम्स पुलिस स्टेशन में इस केस पर काम कर रहे होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि इंटरपोल ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। थोड़ी देर बाद एक रहस्यमयी आदमी उनके पास आता है। उसका नाम था वातारी। वो जेम्स से कहता है कि एल उनसे मिलना चाहता है। कुछ देर बाद जेम्स पहली बार एल से मिलते हैं। एल का अंदाज बिल्कुल अलग होता है, न कोई घमंड न कोई दिखावा, लेकिन उसकी हर बात से उसकी तेज बुद्धि साफ दिखाई देती है। एल कहता है कि पूरी दुनिया जापान में किरा को ढूंढ रही है क्योंकि उसका नाम जापानी है, लेकिन उसके हिसाब से ये सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की चाल है। उसके मुताबिक किरा जापान में नहीं बल्कि अमेरिका के सिएटल शहर में है। ये सुनकर कमरे में बैठे सभी अफसर हैरान रह जाते हैं। एल आगे बताता है कि उसने किरा के शुरुआती शिकारों का पैटर्न देखा है। उसे पूरा यकीन है कि कातिल यही कहीं मौजूद है। इतना ही नहीं, एल एक और चौंकाने वाली बात कहता है। वो बताता है कि किरा के पास पुलिस की गोपनीय जानकारी पहुंच रही है। मतलब या तो कातिल खुद पुलिस वाला है या फिर उसका किसी पुलिस अधिकारी से सीधा संबंध है। ये बात सुनकर सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उधर घर पर लाइट भी टीवी पर एल के बारे में खबरें देख रहा होता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अब उसका सामना किसी साधारण पुलिस अफसर से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक दिमाग से होने वाला है। कुछ देर बाद एल लाइव टीवी पर आकर सीधे किरा को चुनौती देता है। वो कहता है, अगर तुम सच में न्याय के देवता हो तो मुझे मारकर दिखाओ। लाइट गुस्से में आ जाता है। वो एल को खत्म करना चाहता है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे एल का असली नाम नहीं पता था और डेथ नोट बिना नाम के काम नहीं करती। अब पहली बार लाइट को महसूस होता है कि सामने वाला दुश्मन उससे कई कदम आगे सोचता है। दूसरी तरफ एल भी अब पूरी ताकत से किरा की तलाश शुरू कर चुका था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के की वो तलाश कर रहा है वो उसी पुलिस अफसर का बेटा है जिसके साथ बैठकर वो ये केस सुलझा रहा है। और यही बात इस खेल को और भी खतरनाक बना देती है। अब एक तरफ था डेथ नोट का मालिक और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जासूस।
दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को हराने की कसम खा ली थी। पार्ट 4। एल की चुनौती के बाद लाइट समझ चुका था कि अब सामने कोई आम पुलिस वाला नहीं, बल्कि ऐसा इंसान है जो छोटी से छोटी गलती भी पकड़ सकता है। लेकिन एल भी खाली नहीं बैठा था। उसने तुरंत एफबीआई के एजेंट्स को सिएटल बुलाया और उन सभी लोगों पर नजर रखने का आदेश दिया जिन पर उसे जरा भी शक था। और हैरानी की बात यह थी कि उस लिस्ट में लाइट टर्नर का नाम भी शामिल था। उधर लाइट को भी जल्दी ही एहसास हो गया कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचकर वो अपने पिता जेम्स से इस बारे में बात करता है। जेम्स गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके बेटे पर निगरानी रखे, लेकिन दूसरी तरफ एल पूरी तरह आश्वस्त था। वो जेम्स से कहता है, मैंने आपकी पूरी जिंदगी की जांच की है, मुझे यकीन है कि आप किरा नहीं हो, लेकिन आपका बेटा, उसका व्यवहार बाकी सभी संदिग्ध लोगों से अलग है। ये सुनकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है। वो एल की बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं। उधर लाइट सारी बात मिया को बताता है। लाइट कहता है, कुछ दिनों तक हमें किसी का नाम नहीं लिखना चाहिए। अगर अभी कोई और अपराधी मरा तो पुलिस का शक और बढ़ जाएगा। लेकिन मिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है, अगर पुलिस हमारे पीछे है तो पुलिस को ही खत्म कर देते हैं। लाइट तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, मैं निर्दोष लोगों को नहीं मारूंगा। मिया मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर साफ लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अगले दिन पूरी दुनिया एक ऐसी खबर देखकर दंग रह जाती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। एफबीआई के 12 एजेंट जो किरा की तलाश में लगे हुए थे, अचानक एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंचते हैं और बिना किसी वजह के एक एक करके नीचे कूद जाते हैं। कुछ ही सेकंड में सभी की मौत हो जाती है। टीवी पर यह खबर आग की तरह फैल जाती है। पुलिस के होश उड़ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका लाइट को लगता है, क्योंकि उसने किसी भी एजेंट का नाम नहीं लिखा था। वो तुरंत घर पहुंचकर रयूक से पूछता है, क्या ये सब तुमने किया है? रयूक जोर से हंस पड़ता है, मैं इंसानों के खेल में दखल नहीं देता। जिसने नाम लिखा है उसी ने ये सब कराया है। अब लाइट समझ जाता है कि ये काम मिया ने किया है। उसी रात टीवी पर जेम्स टर्नर लोगों को संबोधित करते हैं। वो कहते हैं, किरा कोई भगवान नहीं बल्कि एक हत्यारा है। ये भाषण सुनकर मिया फिर से भड़क जाती है। वो लाइट से कहती है, अगर तुम्हारे पिता हमारे खिलाफ है तो उनका नाम भी लिख दो। इस बार लाइट अपना आपा खो देता है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हुआ, मैं अपने पिता को कभी नहीं मारूंगा। मिया उसे डरपोक कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन इसी बीच एल एक बहुत बड़ी बात समझ चुका था। उसे महसूस हुआ कि किरा ने बाकी सभी एजेंटों को मार दिया, लेकिन जेम्स टर्नर को जिंदा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जेम्स उसका पिता था। यही एक बात एल के लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। अब एल को लगभग यकीन हो चुका था कि किरा लाइट टर्नर ही है। अगली शाम लाइट अकेला एक कैफे में बैठा होता है। तभी अचानक सामने वाली कुर्सी पर एल आकर बैठ जाता है। लाइट चौंक जाता है। एल बिना किसी भूमिका के सीधे पूछता है, अपने पिता को बचाने का फैसला लेना मुश्किल था? ये सुनकर लाइट के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। एल उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि तुम ही किरा हो। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। पूरा माहौल बिल्कुल शांत था, जैसे दो शतरंज के खिलाड़ी बिना कोई चाल चले एक दूसरे का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। उसी समय लाइट की नजर कैफे के बाहर खड़े रयू पर पड़ती है। उसे अचानक समझ आता है कि एल को डेथ नोट के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कैफे से निकलते समय लाइट मन ही मन फैसला कर चुका था, अगर उसे एल को हराना है तो सबसे पहले उसका असली नाम पता करना होगा, क्योंकि बिना नाम के डेथ नोट बेकार थी। और इसी सोच के साथ लाइट एक ऐसा प्लान बनाता है जो इस पूरी कहानी को पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला था। पार्ट 5। कैफे से निकलने के बाद लाइट पूरी रात सो नहीं पाता। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर एल का असली नाम पता कैसे लगाया जाए। काफी सोचने के बाद उसे एक खतरनाक आइडिया आता है। एल के साथ हमेशा एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम था वातारी। लाइट को लगता है कि अगर किसी को एल का असली नाम पता होगा तो वो सिर्फ वातारी ही होगा। अगले ही दिन वो डेथ नोट निकालता है और उसमें वातारी का नाम लिख देता है। लेकिन इस बार वो उसकी मौत तुरंत नहीं लिखता, बल्कि लिखता है कि अगले 48 घंटों तक वातारी वही करेगा जो लाइट चाहता है। लाइट का प्लान बिल्कुल साफ था। वो वातारी से एल का असली नाम उगलवाएगा और समय खत्म होने से पहले डेथ नोट वाला पन्ना फाड़कर नष्ट कर देगा, ताकि वातारी की जान भी बच जाए। लेकिन तभी रयूक उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे उसका प्लान हिल जाता है। रयूक कहता है, ऐसा मौका सिर्फ एक बार मिलता है, अगर ये प्लान फेल हुआ तो दोबारा यही चाल नहीं चल पाओगे। लाइट फिर भी जोखिम उठाने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद उसके फोन पर खुद वातारी का कॉल आता है। लाइट समझ जाता है कि डेथ नोट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वो बिना समय गवाए पूछता है, एल का असली नाम क्या है? लेकिन वातारी का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, मुझे भी उसका असली नाम नहीं पता। लाइट हैरान रह जाता है। वातारी आगे बताता है कि उसने एल की परवरिश तब से की थी जब वो अनाथालय छोड़ चुका था। तब तक दुनिया उसे सिर्फ एल के नाम से जानती थी, मतलब एल का असली नाम किसी को नहीं पता। कुछ सेकंड सोचने के बाद वातारी खुद कहता है, अगर उसका नाम कहीं लिखा है तो सिर्फ उस अनाथालय के पुराने रिकॉर्ड में। बस यही बात लाइट के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन जाती है। वो तुरंत डेथ नोट के असर में आए वातारी को आदेश देता है कि वो उसी वक्त उस अनाथालय जाए और एल की फाइल ढूंढकर उसका असली नाम पता करे। आदेश मिलते ही वातारी बिना किसी को बताए निकल पड़ता है। उधर एल अपने सबसे भरोसेमंद साथी के अचानक गायब होने से परेशान हो जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे भी किरा का ही हाथ है। अब उसका शक पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो सीधे लाइट के घर पहुंच जाता है। जेम्स दरवाजा खोलते हैं। एल बिना किसी डर के उनके सामने कह देता है, आपका बेटा ही किरा है।
ये सुनते ही जेम्स का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एल को झूठा कहते हैं और घर से बाहर निकल जाने को बोलते हैं, लेकिन एल इस बार भी अपने फैसले पर अडिग रहता है। वो कहता है, अगर मैं गलत निकला तो मैं खुद ये केस छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद पुलिस वारंट लेकर लाइट के घर पहुंचती है। पूरे घर की तलाशी ली जाती है, कमरे का एक एक सामान चेक किया जाता है, लेकिन डेथ नोट इतनी चालाकी से छिपाई गई थी कि किसी को कुछ नहीं मिलता। उधर लाइट बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। अगर आज नोटबुक मिल जाती तो खेल उसी पल खत्म हो जाता। इसी बीच स्कूल में ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। मिया लाइट को एक खास ड्रेस पहनने के लिए देती है। पहली नजर में ये सिर्फ पार्टी की तैयारी लगती है, लेकिन असल में दोनों पुलिस को चकमा देने की योजना बना रहे थे। रात होते ही पार्टी शुरू हो जाती है। सभी पुलिस वाले दूर से लाइट पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि आज वो कोई न कोई गलती जरूर करेगा। लेकिन तभी मिया चुपके से उसी जैसी ड्रेस पहने एक दूसरे लड़के को लाइट की टोपी पहना देती है। दूर से देखने पर पुलिस को लगता है कि वही लाइट है। इसी मौके का फायदा उठाकर असली लाइट वहां से निकल जाता है। वो सीधा अपने घर पहुंचता है और डेथ नोट निकालकर वातारी को फोन करता है। उसे उम्मीद थी कि अब तक एल का असली नाम मिल चुका होगा, लेकिन दूसरी तरफ वातारी अभी भी अनाथालय के रिकॉर्ड रूम में फाइलें ढूंढ रहा था। समय तेजी से निकल रहा था। लाइट घबराने लगा। अगर 48 घंटे पूरे हो गए तो वातारी मर जाएगा। वो जल्दी जल्दी डेथ नोट में लिखा हुआ पन्ना ढूंढने लगता है ताकि उसे फाड़कर सब कुछ रोक सके, लेकिन अचानक उसके होश उड़ जाते हैं। जिस पन्ने पर वातारी का नाम लिखा था वो गायब था। लाइट पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगता है। फिर अचानक उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, मिया। उसे समझ आ जाता है कि वो पन्ना उसी ने चुराया है, और अगर ऐसा है तो अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पार्ट 6 फाइनल। लाइट बिना एक सेकंड गवाए वापस पार्टी पहुंचता है और सीधे मिया के पास जाता है। वो गुस्से में पूछता है, तुमने डेथ नोट का पन्ना चुराया है ना? मिया बिल्कुल भी घबराती नहीं। वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज हम दोनों जेल में होते। फिर वो पूरी सच्चाई बताती है। असल में एफबीआई के जिन 12 एजेंटों की मौत हुई थी उन्हें रयूक ने नहीं मारा था। वो सब मिया का प्लान था। उसने डेथ नोट का एक पन्ना चुराया, फिर एक एफबीआई एजेंट को अपने कब्जे में लेकर उससे बाकी सभी एजेंटों के नाम लिखवाए, और उसी की वजह से सभी एजेंट एक एक करके मर गए। लाइट ये सुनकर दंग रह जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि मिया अब सिर्फ उसकी पार्टनर नहीं रही, बल्कि डेथ नोट की ताकत की दीवानी बन चुकी है। मिया साफ कहती है, तुम बहुत कमजोर हो लाइट, तुम सिर्फ अपराधियों को मारते हो, लेकिन मैं उस हर इंसान को खत्म कर दूंगी जो हमारे रास्ते में आएगा। लाइट तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, मैं कभी निर्दोष लोगों की जान नहीं लूंगा। अब मिया अपना आखिरी दाव खेलती है। वो डेथ नोट का एक फटा हुआ पन्ना निकालती है। उस पर पहले से ही लाइट टर्नर का नाम लिखा हुआ था। मिया कहती है, आज रात ठीक 12 बजे तुम मर जाओगे, लेकिन अगर डेथ नोट मुझे दे दोगे तो मैं ये पन्ना जला दूंगी। लाइट समझ जाता है कि अब वो खुद अपने ही खेल में फंस चुका है। उसी समय दूसरी तरफ एल को खबर मिलती है कि वातारी की मौत हो चुकी है। अब एल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि किरा यही कहीं मौजूद है। उधर लाइट जल्दी जल्दी एक नया प्लान बनाता है। वो मिया को फोन करके कहता है, आखिरी बार मिलते हैं पुराने फेरिस व्हील पर। मिया डेथ नोट लेकर वहां पहुंच जाती है, लेकिन एल भी लाइट का पीछा करते करते वहीं पहुंच जाता है। अब तीनों आमने सामने थे। लाइट मिया से कहता है, चलो सब छोड़ देते हैं, कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन मिया अब सिर्फ डेथ नोट चाहती थी। जैसे ही वो नोटबुक लाइट के हाथ से छीनती है, उसी पल फेरिस व्हील जोर जोर से हिलने लगता है। पूरी लोहे की संरचना टूटने लगती है। नीचे खड़े लोग चीखने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा फेरिस व्हील ढहने लगता है। मिया फिसल जाती है। लाइट पूरी कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है। मिया नीचे गिरकर मर जाती है, जबकि लाइट पानी में गिरता है और सभी लोगों को लगता है कि उसकी भी मौत हो गई। 2 दिन बाद लाइट अस्पताल में कोमा में पड़ा होता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन 2 दिनों में भी अपराधियों की मौतें लगातार होती रहती है। पुलिस सोचती है कि लाइट निर्दोष था। एल का पूरा केस कमजोर पड़ जाता है। उसे जांच से हटा दिया जाता है, लेकिन तभी एल को अचानक लाइट की एक बात याद आती है, कैलकुलस वाली नोटबुक। वो तुरंत पुलिस से वो कॉपी मंगवाता है। उस कॉपी को ध्यान से देखने पर उसे डेथ नोट का फटा हुआ पन्ना मिल जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि लाइट ने उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला था। गुस्से में एल पहली बार खुद डेथ नोट उठाता है और उसमें लाइट का नाम लिख देता है। लेकिन दूसरी तरफ लाइट को होश आ चुका था। उसके पिता उससे पूछते हैं, आखिर तुमने ये सब कैसे किया? तब लाइट अपने पूरे प्लान का खुलासा करता है। असल में फेरिस व्हील टूटना, उसका पानी में गिरना, अस्पताल पहुंचना, 2 दिन तक कोमा में रहना, ये सब उसने पहले ही डेथ नोट में लिख दिया था। उसने एक डॉक्टर का नाम लिखकर उसे मजबूर किया कि वो उसे बचाए और 2 दिन तक कोमा में रखे। साथ ही उसने एक अपराधी का नाम लिखकर उससे डेथ नोट वापस मंगवाई, ताकि दुनिया को लगे कि किरा अभी भी आजाद घूम रहा है। मतलब जिस हादसे को सब किस्मत समझ रहे थे, वो शुरुआत से आखिर तक लाइट की बनाई हुई चाल थी। उसी समय अस्पताल के दरवाजे पर रयू खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो कहता है, इंसान सच में बहुत दिलचस्प होते हैं। और ठीक उसी वक्त एल डेथ नोट में लाइट का नाम लिख चुका होता है। फिल्म यही खत्म हो जाती है और दर्शकों के मन में एक बड़ा सवाल छोड़ देती है कि अगर आपको ये बुक मिले तो आप इससे क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।